MA 310 थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसकी यूनिट 2, इसका टॉपिक है 2.5 शेड्यूलिंग, 2.6 डिस्पैचिंग एंड 2.7 फॉलोअप। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग को हिंदी में कहते हैं अनुसूचीयन। अनुसूचीयन का अर्थ है इट इज़ द टाइम फेज ऑफ लोडिंग। यह लोडिंग या मशीन लोडिंग जिसे कहते हैं उसका समय वाला जो ये फेज है। अर्थात लोडिंग का अर्थ होता है किसी भी फैसिलिटी, किसी भी मशीन, किसी भी वर्कर, किसी भी साधन को जो हम वर्क असाइन करते हैं, कार्य देते हैं, उसे लोडिंग कहा जाता है। तो वो कार्य कब किया जाएगा ये शेड्यूलिंग से पता चलता है। कार्य कितने समय में होगा, कौन कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो राउटिंग से पता चलता है, परंतु कार्य कब शुरू होगा और उसमें कितना समय लगेगा ये हमें शेड्यूल से पता चलता है। शेड्यूलिंग मीन्स व्हेन एंड इन व्हाट सीक्वेंस द वर्क विल बी डन। शेड्यूलिंग का अर्थ है व्हेन का मतलब कब, ये कार्य कब शुरू होगा और किस सीक्वेंस में। अलग अलग कार्य जो हैं उनमें से कौन सा कार्य पहले होगा, कौन सा कार्य बाद में होगा, कौन से कार्य साथ साथ चल सकते हैं, तो उनका जो सीक्वेंस है ये हमें शेड्यूल से पता चलता है। इट इज डिसाइडिंग एज टू व्हेन द वर्क विल स्टार्ट एंड इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड। इस शेड्यूलिंग से हमें क्या पता चलता है, यह डिसाइड करता है कि कार्य कब शुरू होगा, व्हेन द वर्क विल स्टार्ट, और एक निश्चित समय अवधि में कार्य कितना प्रगति उसकी हो जाएगी, कितना कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये भी हमें एक शेड्यूल से पता चलता है। तो शेड्यूलिंग जो है वो जो उत्पादन की नियंत्रण प्रावस्था है जो कि प्रेषण और अनुगमन होती हैं, उससे पहले हमें यानी डिस्पैचिंग और फॉलोअप से पहले हमें ये शेड्यूलिंग करनी होती है, जिसे अनुसूचीयन कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, शेड्यूलिंग को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ बाह्य कारक होते हैं, कुछ आंतरिक कारक होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हैं वो है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। हमें जो उत्पादन करना है उसका शेड्यूल बनाना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है। दूसरा, उपभोक्ता की डिलीवरी डेट, कि उसको कब ये माल बना हुआ चाहिए, तो उसी के अनुसार हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तीसरा, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑलरेडी लाइंग विद द डीलर एंड रिटेलर्स, यानी हमारे जो डीलर हैं और बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, रिटेलर हैं, उनके पास पहले से हमारा उत्पाद कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है, वहाँ बना हुआ। यदि पहले ज़्यादा पड़ा हुआ है, हमें उत्पादन कम करने की आवश्यकता है, तो उसके अनुसार शेड्यूल अलग बनाया जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। दूसरे कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल यानी आंतरिक फैक्टर्स हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विद द फर्म, यानी हमारी फर्म या प्लांट के अंदर बने हुए तैयार कितने फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल कितना पड़ा हुआ है। दूसरा है टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में, निर्माण करने में कितना टाइम लगने वाला है। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट या मशीन्स, उनकी कैपेसिटी और स्पेसिफिकेशंस के साथ हमारे पास कितनी मशीन और कितने उपकरण उपलब्ध हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या मटेरियल की कितनी उपलब्धता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर यानी श्रमिकों की कितनी उपलब्धता है, उसके अनुसार हम अपना शेड्यूल बनाएंगे। और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यदि कोई हो तो वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये जो अनुसूचीयन है शेड्यूलिंग, ये एक्चुअली ये दर्शाता है कि कार्य कब शुरू होगा, और इसके उद्देश्य जो हैं, अनुसूचीयन के जो उद्देश्य हैं मूल रूप से, वो अगर आप देखें तो अनुसूचीयन के जो उद्देश्य हैं वो है लागत को नियंत्रित करना, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगर एक बेहतर शेड्यूल बनेगा तो उससे ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। दूसरा, कार्य को उचित क्रम में लेना, कौन सा कार्य पहले होना चाहिए, कौन सा कार्य बाद में होना चाहिए, कौन से कार्य साथ में हो सकते हैं, या किस कार्य पर विशेष ध्यान देना है, क्रिटिकल एक्टिविटीज को पहचानना, तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। और तीसरा, अंतिम उत्पाद का सही समय पर तैयार होना। मूल रूप से जो शेड्यूलिंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सही समय पर तैयार हो जाए, उसमें डिले नहीं हो। तो ये है शेड्यूलिंग। अब इसके बाद जो
दूसरा मेजर फैक्टर, शेड्यूलिंग के अलग अलग कई टेक्निक्स हैं जो हम विस्तार से पढ़ेंगे, CPM पार्ट, गैंट चार्ट वगैरह, तो उनका विस्तार से अध्ययन आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर होगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम सेकंड लेते हैं। शेड्यूलिंग के बाद आता है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग या प्रेषण, इसकी स्पेलिंग DES भी लिख सकते हैं या DIS भी इसकी स्पेलिंग ठीक है, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग या प्रेषण जो है, इसका अर्थ होता है, हमने देखा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के 3 फेज थे, एक प्लानिंग फेज और दूसरा एक्शन फेज, ठीक है। तो प्लानिंग फेज से और तीसरा था कंट्रोल फेज, यानी कि प्लानिंग फेज जहां तक है उस समय तक किसी भी फैसिलिटी को, किसी भी उत्पादन के साधन को हमने यह आदेश नहीं दिया होता है कि उसे उत्पादन शुरू करना है। हमने शेड्यूल भी बना लिया होता है, हमने रूट शीट भी बना ली होती है, हमने फोरकास्टिंग के अनुसार बाकी सब चीज़ें कर ली होती हैं, परंतु आदेश किसी भी व्यक्ति, किसी भी जो संसाधन या किसी भी मशीन या किसी भी शॉप डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया होता है। तो ये डिस्पैचिंग का फंक्शन है जो प्लानिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। डिस्पैच फंक्शन एग्जीक्यूट्स द प्लानिंग फंक्शन, यानी प्लानिंग फंक्शन ये आयोजना का कार्य है। इस आयोजना के कार्य को एग्जीक्यूट करना, यानी कार्य उसको शुरू करवाना, ये कार्य कौन करता है? डिस्पैच। इट इज फिजिकली हैंडलिंग ओवर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर टू द ऑपरेटिंग फैसिलिटी। ये आदेश उसको वास्तव में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको कार्यादेश देने की प्रक्रिया है थ्रू रिलीज ऑफ ऑर्डर्स, यानी आदेशों को जारी करके, रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, आदेश और साथ में जो निर्देश, उनको जारी किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद ए प्रीवियसली डेवलप्ड प्लान। किसके अनुसार आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं? जो हमने प्लान पहले से बनाया है। किसने बनाया है? शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट ने। उसके अनुसार जो हम आदेश और निर्देश जारी करते हैं। तो किस किस को आदेश और निर्देश किस तरह से जारी किया जाता है? वेरियस ऑर्डर्स आर स्टोर इशू ऑर्डर्स। स्टोर इशू ऑर्डर का अर्थ है कि भंडार विभाग जो है, भंडार विभाग को ये आदेश पहुंचाए जाते हैं कि इस तरह से ये कार्य शुरू होने वाला है, ये उत्पाद बनेगा, उसके लिए आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट से ये रिक्वायरमेंट्स आएंगी, आपको उसके अनुसार ये चीज इशू करनी है। तो भंडार विभाग तैयार हो जाता है ये ऑर्डर पाते ही, कि उसके साथ शेड्यूल भी लगा हुआ होता है। शेड्यूल में ये डेट भी फिक्स होती है कि किस डेट को ये कार्य शुरू होगा। तो बहुत पहले भी वो मटेरियल इशू नहीं करवा सकता है कोई वर्कर या शॉप या डिपार्टमेंट। वो निश्चित समय पर उनको मटेरियल इशू होगा, और क्या मटेरियल इशू होगा, किस स्पेसिफिकेशन का होगा, ये स्टोर डिपार्टमेंट को पहले से पता होगा। किसके द्वारा? स्टोर इशू ऑर्डर के द्वारा। इसी तरह टूल रूम है, तो टूल रूम को भी ये पता होगा कि कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट आएगी और कौन से टूल इशू करने हैं। जॉब ऑर्डर, यानी श्रमिकों को क्या कार्य करना है, ये उन्हें जॉब ऑर्डर के द्वारा पता होगा, श्रमिक हैं या अलग अलग विभाग हैं। टाइम टिकट, कार्य के शुरू होने और खत्म होने की जो कितना टाइम लगेगा, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए जो टाइम डिपार्टमेंट है, टाइम मेंटेन करते हैं, जिनसे वर्कर की सैलरी बनती है कि किस वर्कर ने कितनी देर काम किया है या किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगा है। तो टाइम मेंटेन करने के लिए टाइम टिकट इशू होंगे। जब कार्य उत्पादन का जारी रहेगा उस समय उसका निरीक्षण करना भी आवश्यक है, तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन ऑर्डर इशू हो जाते हैं। इसी तरह से मूव ऑर्डर यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल या और दूसरी फैसिलिटी का फ्लो होगा, तो उसको परमिट करने के लिए मूव ऑर्डर, उसको अनुमति देने के लिए मूव ऑर्डर जारी हो जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो हैं इसके साथ जो है अदर in addition there are certain other dispatch aspects which have to be taken care of। कुछ और भी aspects हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। All production information should be available beforehand। ये जो भी उत्पादन का कार्य होगा उससे संबंधित जितनी भी उत्पादन सूचनाएं हैं वो संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित विभाग को, संबंधित फैसिलिटी को रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, उनके हाथ में होनी चाहिए वो चीज,
ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर वो कंसल्ट कर सकें कि इस उत्पादन के अंदर हमें ये कार्य करना है, इसमें ये जो है पाथ फॉलो होगा, रूट शीट उनके पास होनी चाहिए। दूसरा, वेरियस ऑर्डर कार्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स एटसेट्रा शुड बी रेडी। जो भी उत्पाद है उसके विनिर्देश, उसकी ड्राइंग्स, उसके अलग अलग तरह के ऑर्डर कार्ड्स, ये सब तैयार रहने चाहिए। तीसरा, इक्विपमेंट शुड बी रेडी फॉर यूज। जिन इक्विपमेंट्स, मशीन्स या वर्क सेंटर्स के ऊपर ये कार्य किया जाना है, वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स तैयार होने चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं हो कि वो अंडर मेंटेनेंस हैं, उन पर अभी कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है जबकि शेड्यूल हमारा तैयार होकर के आ गया है। तो जिस शेड्यूल के अनुसार कार्य शुरू होना है उससे पहले इक्विपमेंट पूरे तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन गैंट चार्ट और अदर मेथड। तो जो अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे गैंट चार्ट हम आगे पढ़ेंगे या और कोई है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग की, उनके ऊपर विभिन्न जो ऑर्डर्स हैं उनकी प्रोग्रेस, उनकी प्रगति रिकॉर्ड की जाती रहनी चाहिए, ताकि हम कभी भी उसको जो है स्टडी कर सकें कि कितना कार्य एक निश्चित समय के अंदर पूरा हुआ है या कितना बाकी है, या हमें किस कार्य को प्राथमिकता देनी है, किस कार्य को बाद में किया जा सकता है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी साथ के साथ होगी। ऑल प्रोडक्शन रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। जो भी उत्पादन के रिकॉर्ड्स हैं, सूचनाएं हैं, उन्हें प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ये जो डिस्पैचिंग का फंक्शन होता है, ये डिस्पैचिंग का फंक्शन दो तरह से किया जा सकता है। पहले हम इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है समस्त कार्य जो है अनुसूचीयन और आयोजना। अनुसूचीयन मतलब शेड्यूलिंग और प्लानिंग के समस्त कार्य पूरे हो जाने के पश्चात उन्हें वास्तविक कार्य में परिणत करने हेतु संबंधित समस्त तथ्यों को, समस्त तथ्य यानी सभी इंफॉर्मेशंस को उत्पादन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विभिन्न विभागों और मशीनों तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर क्रिया प्रावस्था यानी एक्शन फेज प्रारंभ नहीं हो सकती। इस प्रकार समस्त तथ्यों को यथासंभव न्यूनतम समय में पहुंचाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही को प्रेषण या डिस्पैचिंग कहा जाता है। यह प्रेषण का कार्य जिस स्थान से किया जाता है उसे प्रेषण स्टेशन, डिस्पैच स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। तथ्यों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने के पश्चात कार्य को पूरा करने का दायित्व उस विभाग के अधिकारियों का हो जाता है। अब ये जो प्रेषण का कार्य है, ये दो तरह से किया जा सकता है, एक सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग या डिसेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत। यदि सभी कार्य एक ही डिस्पैच स्टेशन से सबको भेजे जाते हैं, वर्कर से लेकर के छोटी से छोटी फैसिलिटी तक एक ही जगह से ऑर्डर भेजे जाते हैं, तो वो सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग कहलाता है। इसके अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में मूल रूप से जो अलग अलग विभाग हैं उनके हेड या उनके इंचार्ज को हम ये सूचनाएं भेज देते हैं और फिर वो अपने स्तर पर अपने नीचे की फैसिलिटी या वर्कर या मशीनों को दूसरे ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। तो इसमें प्रक्रिया बढ़ती है, समय ज़्यादा लगता है, परंतु उसके भी कुछ अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो दूसरा हो गया डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग के बाद तीसरा आता है फॉलो अप। फॉलो अप या अनुगमन। जब प्रेषण का कार्य पूरा हो जाता है और अनुसूचीयन यानी शेड्यूलिंग के अनुसार उत्पादन कार्य प्रारंभ करने का अधिकार जो है सौंप दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज को, तो उसके पश्चात प्रगति को जांचने के लिए कार्य के अंत तक, प्रगति यानी प्रोग्रेस को जांचने के लिए कार्य के अंत तक, कब तक? जब तक कि उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए, उस कार्य का अनुगमन करना आवश्यक होता है। अनुगमन यानी फॉलो अप करना आवश्यक होता है। क्यों फॉलो अप करना आवश्यक है? ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जो कार्य हो रहा है वह हमारे द्वारा बनाए गए प्लान, हमारे द्वारा की गई आयोजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, नियंत्रण के बगैर उत्पादन आयोजना व्यर्थ रहती है। इसलिए कार्य को आयोजना के अनुसार करने के लिए, आयोजना मतलब प्लानिंग के अनुसार करने के लिए उत्पादन आयोजना के साथ साथ उसका नियंत्रण करना भी आवश्यक है। यह जो अनुगमन है यह वास्तव में नियंत्रण या कंट्रोल फेज है। तो
नियंत्रण करना भी आवश्यक है। सही प्रकार से नियंत्रण हेतु अनुगमन के माध्यम से उत्पादन कार्य की प्रगति संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। उनका आयोजना से मिलान करके कार्य की प्रगति सही है या नहीं यह देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इस तुलना से यानी हमारी आयोजना और वास्तविक प्रगति की तुलना की जाती है। उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता हो तो उसका दोष निवारक उपाय यानी करेक्टिव मेजर्स किए जाते हैं। अर्थात यदि हमारी प्रोग्रेस जो हो रही है, प्रगति जो हो रही है, वह हमारे द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार नहीं हो रही है तो उसमें कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो आवश्यक होगा तो वो किया जाता है। और अनुक्रमण क्रिया के पूर्व की उत्पादन नियंत्रण क्रियाओं जैसे मार्ग निर्धारण यानी राउटिंग, अनुसूचन यानी शेड्यूलिंग तथा डिस्पैचिंग की प्रभावशीलता जांची जाती है और उसे मापा जाता है कि हमने जो राउटिंग की, शेड्यूलिंग की, डिस्पैचिंग की, वो हमारी सही तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी, प्रभावी इफेक्टिव तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी। इसी का एक विशेष रूप, फॉलोअप का एक विशेष रूप होता है एक्सपीडाइटिंग। एक्सपीडाइटिंग क्या है? एक्सपीडाइटर्स का उपयोग हम निम्न कार्यों के लिए करते हैं, जैसे उत्पादन के अनुसूचन से हटने की समस्या को दूर करने के लिए हम एक्सपीडाइटर्स का यूज या एक्सपीडाइटेशन कब करते हैं? यदि हमारा उत्पादन जो है वो हमारे द्वारा बनाए गए शेड्यूलिंग से डिफर हो रहा है, हट रहा है, उसके अनुसार नहीं हो रहा है कार्य, तो हम एक्सपीडाइट करेंगे। या कुछ आदेशों से उत्पादन में तेजी लाने के लिए, अर्थात कभी हमें उत्पादन तेज करना है तो उसके लिए हम एक्सपीडाइटर्स का यूज करते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से आज हमने स्टडी किया टॉपिक नंबर 2.5 शेड्यूलिंग, 2.6 डिस्पैचिंग एंड 2.7 फॉलोअप। ये फोरकास्टिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग और फॉलोअप, ये मुख्य कार्य जो हैं ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद इनकी डिफरेंट टेक्निक्स है, हम अगले लेक्चर में वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।